हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो के अंदर हमने बेसिक्स ऑफ रचना शरीर देख लिया था। जिन स्टूडेंट्स ने हमारी पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी है वो रचना शरीर की प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक्स वाली वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद में आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट, शरीर उपक्रमणीय अध्याय। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? शरीर, शारीर और शरीरी, इन तीनों की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, शरीर, शारीर और शरीरी की। उसके बाद में हम पढ़ेंगे शरीर ज्ञान का प्रयोजन। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे 6 रीजन्स ऑफ बॉडी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे शरीर रचना शास्त्र विभाग। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अंग प्रत्यंग विभाग, मीन्स सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे मृत संशोधन विधि, मीन्स प्रिजर्वेशन एंड डाइसेक्शन ऑफ अ डेड बॉडी। तो ये सारे टॉपिक्स हमको देखने हैं चैप्टर फर्स्ट के अंदर, शरीर उपक्रमणीय अध्याय के अंदर। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं शरीर, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे शारीर, और उससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम शरीरी। इन तीनों की डेफिनेशन हम एक एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे, और जितनी भी सारी चीज़ें हैं डिटेल में, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में लेने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और आपको अगर एक बार समझ में ना आए तो आप वीडियो को 1-2 बार अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और कोई डाउट्स अगर आपको रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है शरीर रचना का परिचय। सबसे पहले हम देखेंगे रचना शरीर की परिभाषा, मीन्स डेफिनेशन देखेंगे हम शरीर रचना की। तो जिस शास्त्र में शरीर के अंग प्रत्यंगों की रचना का अध्ययन किया जाता है उसे शरीर रचना कहते हैं। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि जिस शास्त्र के अंदर हम जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो रचना है, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं जिस शास्त्र के अंदर, उसी शास्त्र को हम क्या कहते हैं? शरीर रचना कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज रचना शारीर। फिर उसके बाद में बात आती है शरीर उपक्रम मतलब क्या होता है। तो जो शरीर उपक्रम है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, शरीर प्लस उपक्रम। शरीर से संबंधित मीन्स शरीर से रिलेटेड संपूर्ण विवरण, मीन्स शरीर से संबंधित संपूर्ण नॉलेज, सारी नॉलेज, जैसे कि शरीर की उत्पत्ति, शरीर का ओरिजिन कैसे हुआ है, स्थिति, निर्माण, फॉर्मेशन वगैरह, इन सारी चीज़ों की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट नॉलेज है, वो हमें कहाँ पर मिलती है? रचना शरीर के अंदर मिलती है। अब बात आती है, लेकिन हम क्यों पढ़ते हैं हम इसे? बट वाई वी स्टडी? बिकॉज फॉर ट्रीटिंग डिसीज कंप्लीट नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी इज नीडेड। रचना शरीर हम इस वजह से पढ़ते हैं क्योंकि अगर हमें किसी डिजीज़ को कंप्लीटली ट्रीट करना है, कंप्लीटली क्योर करना है, तो हमें उस डिसीज़ के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए हमें, और फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। जो बॉडी ऑर्गन्स के फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, जहाँ पर वो डिजीज़ क्रिएट हुई है, उस ऑर्गन के बारे में हमें सारी नॉलेज पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी इंसान को टीबी हुआ है, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसको लंग्स की ऑर्गन्स वगैरह है, लंग्स के फंक्शन, लंग्स के स्ट्रक्चर वगैरह, उन सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, तब जाकर वह अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकता है उस डिजीज़ का। उसके बाद में बात आती है विकृति या व्याधि की चिकित्सा के लिए शरीर ज्ञान का संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। तो यहाँ पर यही कहा गया है, विकृति या व्याधि मीन्स डिसीज़ की चिकित्सा करने के लिए शरीर का संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। मीन्स जो शरीर की जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है डिसीज़ की चिकित्सा करने के लिए। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है शरीर, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद करना है अच्छे से, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार आता है, और कई बार एग्ज़ाम्स में ये वाला क्वेश्चन भी आता है, शरीर, शारीर और शरीरी की डेफिनेशन बताओ। तो इस वीडियो के अंदर तो हमें देखना है शरीर। तो शरीर की जो डेफिनेशन के लिए जो चरक जी हैं वो कहते हैं, शुक्र शोणित जीव संयोग तू खलु कुक्षी गते गर्भ संज्ञा बहुती। इसका मतलब क्या होता है? शुक्र मतलब होता है स्पर्म, शोणित मतलब होता है ओवम। तो पुरुष का शुक्र और स्त्री का शोणित मीन्स ओवम। तो स्पर्म और ओवम होते हैं, इनका स्त्री के गर्भाशय मीन्स कुक्षी। जो स्त्री में जो यूट्रस है वहाँ पर इनका क्या होता है? संयोग होता है। संयोग होने पर जब जीवात्मा प्रवेश करती है तभी मनुष्य शरीर की उत्पत्ति होती है, और उसे ही हम गर्भ कहते हैं। गर्भ मीन्स होता है एम्ब्रियो। तो यहाँ पर ये कहा गया है, जो मेल स्पर्म होता है और जो फीमेल ओवम होता है उनका संयोग कहाँ पर होता है? यूट्रस में होता है। और यूट्रस को चरक ने क्या कहा है? कुक्षी का है, चरक ने यूट्रस को, वहाँ पर उसका संयोग होता है,
और संयोग होने के बाद क्या होता है, जीवात्मा होती है वो उसके अंदर प्रवेश करती है। तो जब प्रवेश कर जाती है जीवात्मा उसके अंदर, तभी मनुष्य शरीर की उत्पत्ति होती है और उसे ही हम गर्भ कहते हैं, मीन्स एम्ब्रियो कहते हैं हम उसे ही। अब सुश्रुत जी क्या कहते हैं उसको लेकर वो हम देख रहे हैं। शुक्र शोणित गर्भाशय आत्म प्रकृति विकार सर्मुचित गर्भ इति उच्यते। तचेतनावस्थी वायु विभर्जन्ति तेज एवं पचन्ति आप क्लेदयन्ति पृथ्वी सहन्ति आकाश विवृदयन्ति एवं विवृद्यत स यदा हस्तपाद जीवा ग्रहण कर्ण नितंब आदि रंग रूपेतेन तथा शरीर इति संज्ञा लभ्यते। तो ये जो डेफिनेशन है ये सुश्रुत शारीर स्थान के 5वें अध्याय 3रे श्लोक में बताई हुई है सुश्रुत ने शरीर के बारे में। तो सुश्रुत जी क्या कहते हैं, जब शुक्र और शोणित का गर्भाशय मीन्स यूट्रस के अंदर संयोग होने पर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें एंटर करती है, आत्मा एंटर करती है, अष्ट प्रकृति एंटर करती है, षोडश विकार एंटर करते हैं। जब शुक्र का शोणित के साथ संयोग होता है तब। चरक जी तो क्या कह रहे थे, जब शुक्र का शोणित के साथ संयोग होता है कुक्षी के अंदर, यूट्रस के अंदर, तब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जीवात्मा प्रवेश करती है। लेकिन यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें प्रवेश कर रही है, यहाँ पर आत्मा भी प्रवेश कर रही है, अष्ट प्रकृति भी प्रवेश कर रही है और षोडश विकार भी प्रवेश कर रहा है। यहाँ पर 3 चीज़ें प्रवेश कर रही है और तब भी हम उसे क्या कहते हैं, गर्भ कहते हैं। तो उसके बाद में क्या आता है, ये गर्भ चेतना से युक्त होता है। ये गर्भ जो होता है वो चेतना से युक्त होता है, मीन्स इसके अंदर आत्मा प्रेजेंट होती है। गर्भ की वृद्धि के लिए वायु इसमें विभाजन का काम करती है। तो जो हमारा वायु महाभूत है वो इसमें सेगमेंटेशन मीन्स डिवाइडेशन करने का काम करता है। फिर उसके बाद में जो हमारा तेज महाभूत है वो पाचन करने का काम करता है। पाचन मीन्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी या डाइजेशन करने का काम कौन कर रहा है, तेज महाभूत कर रहा है। उसके बाद में जो आप मीन्स जो हमारा जल महाभूत है वो क्या पैदा करता है, क्लीनता पैदा करता है। क्लीनता का मतलब होता है स्मूथनेस। उसके बाद में जो हमारा पृथ्वी महाभूत है वो क्या कर रहा है, पृथ्वी महाभूत सहनन और घनता पैदा कर रहा है। सहनन मतलब होता है स्ट्रेंथ और घनता का मतलब होता है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जो पृथ्वी महाभूत है उसके 2 काम हैं, एक तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है हमारी बॉडी को। उसके बाद में बात आती है आकाश महाभूत की। तो जो आकाश महाभूत है वो वृद्धि करवाता है। तो वृद्धि का मतलब क्या है, डेवलपमेंट करवाता है वो। तो इस प्रकार 5 पंच महाभूत द्वारा गर्भ पर कार्य होने से जब उसमें हस्त मीन्स हाथ, पाद मीन्स पैर, जीवा मीन्स टंग, ग्रहण मीन्स नाक, कर्ण मीन्स कान, नितंब आदि ये सारे ऑर्गन्स वगैरह हैं उनका निर्माण होते हैं। कब, जब ये 5 पंच महाभूत गर्भ पर कार्य करते हैं तब जाकर हाथ, पैर, जीभ, नाक, कान, नितंब आदि इन सारे अंग प्रत्यंगों का फॉर्मेशन होता है और तभी हम उसे शरीर कहते हैं। तो एक बार हम यहाँ पर टेबल के अंदर भी समझ लेते हैं मैंने क्या कहा और सुश्रुत जी क्या कह रहे थे उस श्लोक में। तो सुश्रुत जी ये कहते हैं कि जो स्पर्म और ओवम है वो कहाँ पर मिलते हैं, वो मिलते हैं गर्भाशय में मीन्स यूट्रस के अंदर। जब वो यूट्रस के अंदर मिलते हैं तब उसके अंदर 3 चीज़ें एंटर करती है। कौन कौन सी, आत्मा, अष्ट प्रकृति और षोडश विकार। तभी हम उसे गर्भ कहते हैं। उसके बाद में गर्भ से क्या बनता है, शरीर बनता है। और जब गर्भ से शरीर बनता है तब क्या होता है, साइज इंक्रीज होती है और उसके अंदर 5 पंच जो हमारे 5 महाभूत है वो काम करते हैं, कार्य करते हैं गर्भ के ऊपर। तब जाकर जो हमारे अंग प्रत्यंग है, जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स है वो बनते हैं। तो जो हमारे पंच महाभूत है वो कौन कौन से काम करते हैं वो हम अब देखते हैं। तो जो वायु है वो डिवाइडेशन मीन्स सेगमेंटेशन करने का काम कर रही है। उसके बाद में जो हमारा तेज महाभूत है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मीन्स जो डाइजेशन करवाने का काम है वो तेज महाभूत है का है। उसके बाद में जो हमारा जल महाभूत है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है मीन्स क्लीनता पैदा करता है हमारे अंदर। उसके बाद में जो हमारा पृथ्वी महाभूत है उसके 2 फंक्शन है, पहला तो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और दूसरा है वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। उसके बाद में जो हमारा आकाश महाभूत है वो वैकेंट स्पेस क्रिएट करता है मीन्स वो आकार बढ़ाता है हमारी बॉडी का, मीन्स जो डेवलपमेंट करवाने का काम है वो आकाश महाभूत का है। उसके बाद में बात आती है शरीर का षडंगत्व मीन्स 6 पार्ट या 6 ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो इसमें जो 6 ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के वो कौन कौन से हैं, इसमें 4 तो हो गई शाखाएं मीन्स 2 हैंड्स और 2 लेग्स, और 5वां हो गया मध्य शरीर मीन्स ट्रंक, और 6ठा हो गया सिर मीन्स हेड। तो कौन कौन सी चीज़ें हो गई 6, 2 तो हाथ हो गए, 2 पैर हो गए,
पांचवा हो गया मध्य शरीर मीन्स ट्रंक, ट्रंक के अंदर आता है एब्डोमेन और थोरेक्स। उसके बाद में जो छठा है वो है सिर मीन्स हेड। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट श्लोक आता है वो है तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूत पंच महाभूत विकार संयुदायत्मक संयोग वाही। ये जो श्लोक है वो चरक जी ने दिया है। अब इसमें जो चरक जी हैं वो क्या कहते हैं, शरीर वह है जिसमें पंच महाभूत मीन्स पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश जो हमारे पंच महाभूत हैं और जो चेतना है मीन्स जो आत्मा है उसका अधिष्ठान होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, शरीर बोलते हैं। उसके बाद में यह शरीर संयोगवाही होता है। संयोगवाही का मतलब होता है प्रॉपर बैलेंस में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है मीन्स जो दोष धातु और मल है उसका प्रॉपर बैलेंस होता है, इक्विलिब्रियम होता है। अर्थात सप्त धातु तीन दोष एवं मलों के साम्य अवस्था में रहने पर वह गति करता है। साम्य अवस्था का मतलब होता है नॉर्मल कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, पर वो क्या करता है, गति करता है। षोडश विकार का अर्थ होता है 11 इंद्रियां प्लस पंच महाभूत। उसके बाद में 11 इंद्रियां कौन कौन सी हमारी वो हम देखते हैं। तो 11 इंद्रियों में 5 तो हो गई ज्ञान इंद्रियां, 5 हो गई कर्म इंद्रियां, 1 हो गई उभय इंद्रिय। 5 ज्ञान इंद्रियों में आती है स्त्रोत, स्त्रोत मीन्स ईयर, त्वचा मीन्स स्किन, चक्षु मीन्स आइस, जीवा मीन्स टंग, घ्राण मीन्स नोज। उसके बाद में जो 5 कर्म इंद्रियां हैं वो हैं वाणी, वाणी मीन्स स्पीच, हस्त मीन्स हाथ, पाद मीन्स पैर, गुदा मीन्स रेक्टम या एनस और लिंग मीन्स जेनाइटल ऑर्गन्स। उसी तरीके से वाणी वाक, पानी पाद पायु उपस्था। लिंग को ही हम उपस्था बोलते हैं, गुदा को हम पायु भी बोल सकते हैं और हस्त को हम पानी भी बोल सकते हैं। वही चीज़ मैंने 2 बार लिखी है। उसके बाद में जो एक और जो इंद्रिय बचती है हमारी वो बचती है हमारी उभय इंद्रिय। उसका मतलब होता है मन। जो कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है हमारी बॉडी में वो कौन होता है, मन होता है हमारी बॉडी में। तो टोटल कितनी इंद्रियां हो गई, 11 इंद्रियां। उसे ही हम बोलते हैं एकादश इंद्रियां। 5 हो गई ज्ञान इंद्रिया, 5 हो गई कर्म इंद्रिया और 1 हो गई उभय इंद्रिया। उसके बाद में जो 5 तन्मात्रा हैं वो कौन कौन से हैं, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा। ये हो गई 5 तन्मात्रा। और पंच महाभूत कौन से हैं, पंच महाभूत कौन कौन से हैं, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी। ये हो गए हमारे पंच महाभूत। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। षोडश विकार के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ रही है, 11 इंद्रियां और पंच महाभूत। और अष्ट प्रकृति के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ रही है, पंच तन्मात्रा प्लस अव्यक्त महान अहंकार, ये 8 चीज़ें। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट श्लोक है वो है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। अब इसका मतलब क्या होता है, दोष धातु तथा मल ही शरीर के मूल कारण है। जो हमारे दोष धातु मल है वही हमारे शरीर के मूल कारण है। व्हेन दोष धातु एंड मल आर इन बैलेंस्ड कंडीशन, जो हमारे दोष धातु और मल होते हैं वो बैलेंस्ड कंडीशन में होते हैं तब हमारी जो बॉडी की हेल्थ है वो मेंटेन करके रहती है। तब हम क्या होते हैं, आरोग्य होते हैं मीन्स हेल्थी रहते हैं। कब, जब दोष धातु और मल बैलेंस कंडीशन में होते हैं। जो दोष धातु मल है वो टोटल कितने कंपोनेंट्स हैं, 13 कंपोनेंट्स है। कैसे, क्योंकि जो हमारी बॉडी में जो धातु है वो कितनी है, 7 तो धातु है। दोष 3 है, वात पित्त कफ। 7 धातु कौन कौन सी है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। दोष कितने हो गए, 3, वात पित्त कफ। मल को कौन कौन से हो गए, मूत्र पुरुष स्वेद, ये हो गए 3 मल। तो टोटल कंपोनेंट्स कितने हो गए, 13 कंपोनेंट्स हो गए। 7 धातु 3 दोष और 3 मल, टोटल हो गए 13 कंपोनेंट्स। इन्हीं 13 कंपोनेंट्स, इन्हीं 13 तत्वों को शरीर बोला जाता है। तो ये जो 13 तत्व होते हैं इन्हीं को ही हम शरीर बोलते हैं। और जब ये बैलेंस्ड कंडीशन में होते हैं तब तो हमारी जो बॉडी है वो हेल्थी कंडीशन में रहती है, तब हम आरोग्य होते हैं। और जब इनका अनबैलेंस कंडीशन आ जाती है दोष धातु मल की, तब हम क्या हो जाते हैं, डिजीज़ हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। तब हम कैसे हो जाते हैं, रोग्य हो जाते हैं हम। अब उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट श्लोक आया हुआ है वो है शीर्यते अनेन इति शरीरम। अब इसका मतलब क्या होता है, शीर्यते का मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना मीन्स टूटना। तो यहाँ पर ये कहा गया है प्रतिपल मीन्स हर पल, हर पल क्षीण या नष्ट होते रहने के कारण इसे हम शरीर कहते हैं। जो हमारी बॉडी होती है उसका कंटिन्यूअस हर सेकंड उसका डिस्ट्रक्शन चलता रहता है। शरीर शब्द का अर्थ ही होता है, जो शरीर शब्द का अर्थ होता है उसका मतलब ही होता है टूटना। जिसमें टूट फूट चलती रहे उसे हम शरीर कहते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
हमारी बॉडी है उसके अंदर कंटिन्यूसली डिस्ट्रक्शन चलता रहता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप अगर खाना नहीं खाओगे, हम खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि जो टूट फूट चल रही है हमारी बॉडी में उसको फुलफिल करने के लिए हम खाना खाते हैं। अगर हम खाना नहीं खाएंगे, हम उपवास करेंगे, तो आप देख लेना आपकी जो बॉडी वेट है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। इससे हम ये कह सकते हैं जो हमारी बॉडी है उसके अंदर कंटिन्यूसली मीन्स हर सेकंड उसके अंदर डिस्ट्रक्शन चल रहा है हमारी बॉडी के अंदर, और उसी को ही फुलफिल करने के लिए, उसी को ही बैलेंस करने के लिए हम क्या लेते हैं, आहार लेते हैं। अब उसके बाद में बात आती है सिनोनिम्स, मीन्स शरीर के पर्याय। तो जो शरीर के पर्याय हैं वो दो हैं, पहला है देह, दूसरा है काय। अब काय मतलब क्या होता है, जिसका पोषण होता रहे उसे हम काय कहते हैं। देह मतलब क्या होता है, जिसे धारण हो उसे देह कहते हैं। जिसका धारण हो उसे हम क्या कहते हैं, देह कहते हैं। और जिसका पोषण हो उसे हम क्या कहते हैं, काय कहते हैं। देह का अर्थ है वृद्धि या विकास, मीन्स टू ग्रो, मतलब वृद्धि या विकास, ग्रो करना हम किसको कहते हैं, देह को कहते हैं। उसके बाद में बात आती है शरीर शब्द की उत्पत्ति है, इस पर गर्भ उपनिषद। तो जो गर्भ उपनिषद है वो क्या कहते हैं शरीर शब्द की उत्पत्ति के बारे में, अब हम वो देखेंगे। तो मानव शरीर को चेतना अवस्था में शरीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ज्ञान अग्नि, दर्शन अग्नि और कोष्ठ अग्नि ये तीनों निरंतर कार्य करती रहती है। तो जो गर्भ उपनिषद है वो क्या कहता है, जो हमारा मानव शरीर है उसके अंदर जब चेतना अवस्था प्रेजेंट होती है, जब वो लिविंग कंडीशन में रहता है, तब उसके अंदर 3 टाइप्स की अग्नि पाई जाती है। पहली है ज्ञान अग्नि, दूसरी है दर्शन अग्नि और तीसरी है कोष्ठ अग्नि। अब ये अग्नियाँ क्या होती है उसको हम अभी आगे देखेंगे, उससे पहले हम पढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है वो अलाइव होती है और इसके अंदर है वो कंटिन्यूस एक्टिविटी चलती रहती है, ज्ञान अग्नि की, दर्शन अग्नि की और कोष्ठ अग्नि की। अब जो ज्ञान अग्नि होती है वो क्या होती है, शरीर के सभी शुभ अशुभ कर्म का ज्ञान। हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम शुभ कार्य कर रहे हैं, अशुभ कार्य कर रहे हैं, उसका जो नॉलेज है वो कौन हमें करवाता है, ज्ञान अग्नि करवाता है। क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। एग्जाम्पल, पबजी खेलना या फ़ोन पर गेमिंग खेलना, सारे दिन कॉल करना दोस्तों को, दोस्तों के साथ घूमना, पढ़ाई ना करना, तो हमें एक टाइम पर एहसास होने लग जाता है। ये एहसास कौन करवाता है हमें, ये ज्ञान अग्नि करवाती है हमें एहसास, हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे जीवन के लिए क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, वो हमें जो सारी चीज़ का जो हमारा एहसास करवाने का काम है वो हमें करवाती है ज्ञान अग्नि। एक तरीके से आप ज्ञान अग्नि को हमारी अंतरात्मा भी कह सकते हो। उसके बाद में बात आती है दर्शन अग्नि। अब दर्शन अग्नि क्या होती है वो हम अब देखते हैं। तो जो दर्शन अग्नि होती है, शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा, दर्शन अग्नि का काम क्या होगा, दर्शन का कार्य होगा, मीन्स विजन का कार्य होगा दर्शन अग्नि का, देखने का कार्य। तो जो आलोचक पित्त होता है उसकी साइट कहाँ पर होती है, चक्षु में होती है उसकी साइट, मीन्स चक्षु मतलब क्या होता है, आइस। जो आइज होती है वहाँ पर किसका स्थान होता है, आलोचक पित्त का काम होता है। और जो हमारी चक्षु है उनका काम क्या है, विजन का कार्य है, देखने का कार्य है। उसके बाद में जो थर्ड अग्नि है वो है कोष्ठ अग्नि। अब कोष्ठ अग्नि का काम क्या है, अन्न का पाक करवाना, मीन्स डाइजेशन करवाना, मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड। तो ये 3 टाइप्स की अग्नि होती है। पहली होती है ज्ञान अग्नि, दूसरी होती है दर्शन अग्नि, तीसरी होती है कोष्ठ अग्नि। ये 3 टाइप्स की अग्नि होती है हमारी शरीर के अंदर। दीज अग्नि आर इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ये जो अग्नि होती है ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करके रखने के लिए। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा शरीर। आई होप आपको समझ में आया होगा शरीर। जब भी आपके सामने शरीर लिखने के लिए आए तो आपको ये सारे श्लोक आपको याद होने चाहिए और आपको ये सारी चीज़ें लिख कर आनी है जब आपके सामने शरीर लिखने को आए। शरीर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है एज पर गौरी उपनिषद, पर्याय क्या है शरीर के, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, शीर्यते अनेनिति शरीरम। उसके बाद में हमने जो श्लोक्स पढ़े, तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान, फिर उसके बाद में हमने सुश्रुत के हिसाब से पढ़ा, शुक्र शोणित गर्भाशय आत्म प्रकृति विकार सर्मुचित गर्भ उचित उच्यते। उसके बाद में चरक के हिसाब से पढ़ा हमने, शुक्र शोणित जीव संयोग तु खलु कुक्षिक गर्भ संज्ञा इति भवति। ये जो सारे श्लोक्स हैं, जो चरक हैं क्या कह रहे हैं, सुश्रुत क्या कह रहे हैं, जीवात्मा क्या हो रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए शरीर के अंदर।
आप ध्यान से याद रखना, शरीर के अंदर कौन से श्लोक आ रहे हैं, शरीर के अंदर कौन से श्लोक आ रहे हैं, शरीरी के अंदर कौन से श्लोक आ रहे हैं और इनका मतलब क्या होता है। शरीर, शारीर और शरीरी का मतलब वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए और ये हर बार लगभग एग्जाम में आ ही जाते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और इस वीडियो से अगर आपको हेल्प होती है तो आप अपने दोस्तों को भी में भी शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस हमारी वीडियो देखने के लिए।